हेलो। तो आज हम न्यूक्लियाई जो चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एटम कर चुके हैं और सेमीकंडक्टर इसका लास्ट चैप्टर रहेगा फिजिक्स का। तो लैब असिस्टेंट के लिए जो फिजिक्स है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स हैं, नोट्स से पहले हम इसकी जो चैप्टर है इसकी थीम बना लेते हैं कंप्लीट, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। आपको पहले समझा देता हूँ एक बार में इसी स्लाइड के अंदर। ये एक स्लाइड इनफ है, ठीक है। न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई एक्चुअली में है क्या, जैसे ये एटम है, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये एटम है, तो एटम के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स में। तो हमें पढ़ना क्या है, ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है टोटली, है ना। और क्या होता है, एंड मास होता है, मास ऑफ एटम, ठीक है। तो इस न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही मास ऑफ न्यूक्लियाई होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रोटॉन का मास या फिर न्यूट्रॉन का मास जो बिल्कुल सिमिलर सा होता है, वह होता है लगभग इनका सब, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1 AMU होता है। और 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 27 kg होता है, ठीक है। 10⁻⁻27 kg, 1.67 है ना, ये होता है। तो ये न्यूक्लियाई है, ठीक है। इसके अंदर पूरा क्या होता है, मास होता है एटम का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो ये मास होता है एटम का, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह को। तो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। जैसे ये न्यूक्लियाई है या फिर न्यूक्लियस, कुछ भी बोलो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन प्रोटॉन, ऐसे इसमें भरे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो ये तो हमें पता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने पर भी ये आपस में कैसे अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में। एक्चुअली में तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा कि अगर सेम चार्ज हैं तो आपस में रिपेल करने चाहिए, लेकिन रिपेल ना करके ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है जो वर्क करता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह का काम नहीं होता उसमें, ठीक है। ये वर्क करता है 10⁻⁻15 मीटर, इस रेंज पर, इस शॉर्ट रेंज पर वर्क करता है ये रेंज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, इस पर वर्क करता है ये, ठीक है। तो अब देखो ये जो न्यूक्लियस बना है ये कैसे बना है, न्यूक्लियॉन्स के न्यूक्लियॉन से बना है। तो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन्स है। तो जब इनके बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, तब कुछ एनर्जी लिबरेट होगी, कुछ एनर्जी निकलेगी। तो जो एनर्जी निकलेगी जब इनके बीच में बाइंडिंग होगी, मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो उसे क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और भी आगे टर्म आएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर कितनी बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी हुई। अब मान लेते हैं ये, हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन मिलकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, जिसका मास बनता है 4 AMU, है ना, ठीक है। ये न्यूक्लियस है ये, है ना। और ये क्या न्यूक्लियॉन्स है, एक सेकंड बस, धैर्य, ये न्यूक्लियॉन्स है। धैर्य के साथ क्यों समझना चाहिए, क्योंकि धैर्य रखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। तो सबसे पहले इसमें भी जो हमारे धर्म का जो मेन सूत्र है उसमें भी सबसे पहले धैर्य आया है, धैर्य आवश्यक है, ठीक है। बिना धैर्य के अगर हम कोई भी चीज़ करने जाएंगे तो वह उसमें सफल नहीं होंगे। धैर्य के साथ मतलब धैर्य से क्या मतलब है, टाइम, तो
किसी चीज़ में हम जितना टाइम देंगे उतना ही हम उसमें अच्छे होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियॉन्स हैं ये। तो अब इन न्यूक्लियॉन्स का जो मास है ना, जब ये न्यूक्लियॉन्स कनेक्ट हुए तो कुछ एनर्जी निकली, प्लस ये न्यूक्लियस बना और कुछ एनर्जी निकल गई। तो ये एनर्जी निकली, तो एनर्जी क्या है, मास के फॉर्म में, कुछ मास जो है एनर्जी के फॉर्म में निकल गया। तो इसका जो मास है, न्यूक्लियस का मास जो है इस न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है, उसे ही मास डिफेक्ट बोलते हैं, मास में कमी आना। तो यहाँ से हम जो कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट का, मास डिफेक्ट भी पढ़ेंगे। ये मैं जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और जो एनर्जी फॉर्म में जो मास कन्वर्ट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एक हमें मालूम है E=mc² होता है। तो एनर्जी फॉर्म में मास इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी एंड मास जो है इक्विवेलेंस है एक दूसरे के, यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी हो गई। और एक होता है फिजन एंड फ्यूजन। फिजन क्या होता है, देखो हमारा जो लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें क्या है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट है, और फिजन एंड फ्यूजन है। फिजन क्या होता है, फिजन मतलब टूटना। तो एक कोई एलिमेंट है एक्स, वह टूट जाता है ए एंड बी में, है ना, ए और बी में टूट जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, कुछ एनर्जी भी निकलेगी, है ना। और फ्यूजन क्या है, जब जो दो स्मॉल एलिमेंट है, मतलब जो कोई बड़ा एलिमेंट है वह अनस्टेबल है, तो वह स्टेबल होने के लिए कुछ छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है, इसे फ्यूजन बोलते हैं, जैसे यूरेनियम 235 वगैरह, है ना। और कुछ छोटे एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल हैं, ठीक है। वो क्यों अनस्टेबल है वो हम पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वजह से अनस्टेबल होते हैं। छोटे एलिमेंट जो है ए और बी स्मॉल मिल करके एक बड़ा एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजन और फ्यूजन भी पढ़ेंगे हम। तो ये मैंने एक पूरा जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पूरी थीम बता दी है। अब हम चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं, नोट्स वाइज, इसमें पूरी थ्योरी के हिसाब से लिखा हुआ है। सिलेबस मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो लैब असिस्टेंट में सिलेबस है, जो ऑफिशियली दे रखा है, मास डिफेक्ट है और बाइंडिंग एनर्जी है ना, फिजन है एंड फ्यूजन है ना। ये जो है सिलेबस अपना। साथ में हम अल्फ़ा बीटा भी पढ़ लेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। देखिए ये, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, मतलब पूछे जाते हैं मैक्सिमम, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस है फिर भी, लेकिन ये पढ़ लेंगे हम, ठीक है, जल्दी से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप थीम तो समझ गए एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो वही पढ़ना है, एक स्लाइड में हमने देख लिया ये पढ़ना है। अब फार्मूलाज वगैरह वो देख लेंगे, ठीक है। और जो भी थ्योरी है वो ये, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम में थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, उनके बीच में पूछा जा सकता है। देखो यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम। देखो हम पढ़ चुके हैं, एंटायर मास ऑफ एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। एटम के सेंटर पर सारा पॉजिटिव चार्ज रहता है और पूरा मास रहता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसा कि हम रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल में ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था ना गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस रहा, इस न्यूक्लियस पर ही पूरा पॉजिटिव चार्ज है और पूरा मास है ना एटम का, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब ये जो है ये फैक्ट्स हैं। रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये फैक्ट याद रखना है, ये आएगा क्वेश्चन, ये आ सकता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। देखो रेडियस ऑफ एटम हम पढ़ चुके हैं ना, मैं यहाँ बता देता हूँ, आपको याद भी हो जाएगा, 0.529 × n² एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये रेडियस ऑफ एटम है, लेकिन हम यहाँ न्यूक्लियाई पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी वो आगे आएगा। उसका फॉर्मूला मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार, R0 a⁻⁴ ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कैसे आए। लेकिन जो एक्चुअली में हम अगर वैल्यू देखें तो उनका जो रेडियस ऑफ एटम है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस की जो रेडियस है वह लगभग आती है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम, यानी कि एटम की जो रेडियस है, जैसे ये एटम है, ये एटम की रेडियस है,
और न्यूक्लियस की रेडियस तो यहाँ छोटी सी होगी ना, ये न्यूक्लियस है तो इसकी रेडियस तो बहुत छोटी है, तो वह कितनी छोटी है, 10⁵ टाइम्स छोटी है एटम की रेडियस से, ठीक है। इफ़ एटम ए नॉर्मल रूम होता है, मान लेते हैं हम कोई अपने रूम में बैठे होंगे, तो वह एटम से हम उसको कंपेयर कर लें, एनालॉगी कर लें, है ना, एनालॉगस है एटम और रूम, है ना। तो न्यूक्लियस क्या होगा उसमें, तो जो पिन हेड होती है ना, जो पिन होती है अपनी सुई धागा या सुई की जो पिन होती है, उसका जो हेड होता है वह क्या है, न्यूक्लियस है रूम के अंदर, समझो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस इन कंपैरिजन ऑफ एटम। तो आप अपने रूम को और उस सुई के नेव को, पॉइंट हेड को आप कंपेयर करके देखो, समझ जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वैसे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे न्यूक्लियाई की, जैसे साइज, मास, स्टेबिलिटी एंड न्यूक्लियर फिनोमेनन सच एज रेडियो एक्टिविटी, फिजन एंड फ्यूजन, है ना। तो चलते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो हम बता चुके हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, ठीक है। जैसे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके आपस में बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियंस इज सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर चार्ज के इर्रेस्पेक्टिव होता है, यानी कि चार्ज इसमें डोमिनेट नहीं होता है न्यूक्लियर फोर्स पर। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये बहुत शॉर्ट रेंज पर होता है, 10⁻⁻15 रेंज पर, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करता। अब देखेंगे हम प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। वैसे हम जनरली तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ देखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाँ, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन का जो एटम है, ये हाइड्रोजन, इसमें एक प्रोटॉन होता है और इसका एटॉमिक मास हम एक ही होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन है ना। तो ये हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वह एक्चुअली में खुद प्रोटॉन है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का जो एटम है वह प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलेंगे, या फिर हम P से भी डिनोट करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन एटम से छोटा है। चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पर, +E, जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही पॉजिटिव में प्रोटॉन पर चार्ज होता है, वह क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हम सब जानते हैं। मास क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है, ये याद रख लेना आप, 1.6726 × 10⁻⁻27 kg, ये मास होता है प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन का मास होता है। वह सिमिलर है, इक्वल है 1 AMU के। 1 AMU क्या, एटॉमिक लेवल पर, हम एटॉमिक लेवल पर जो मास की यूनिट है AMU है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो 1 AMU, तो हम सीधा सा बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1 AMU होता है, ठीक है। या फिर अब 1 AMU को अगर कन्वर्ट करें तो 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, 1.6726 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। सिंबल हम देख लिए हैं, ये सिंबल ही है, हाइड्रोजन एटम है ना, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है। मास कितना है, 1.6749 × 10⁻⁻27 kg, ये भी बिल्कुल सिमिलर है किसके, 1 AMU के। तो 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 AMU, ऐसे 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं, ये न्यूट्रॉन है, इस पर क्या है 0 प्रोटॉन है, और इसका मास कुछ है, एक AMU है, तो इसे क्या बोलेंगे, 1 AMU के ही बराबर है न्यूट्रॉन का भी मास। और उसे अगर kg में कन्वर्ट करते हो 1.6749 10⁻⁻27 kg है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि न्यूट्रॉन का मास कितना है, देखो 1.6749, और यहाँ प्रोटॉन का कितना है 1.6726, तो कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से। अब ये यहाँ पर हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही सब एटॉमिक लेवल पर काम कर रहे हैं, तो इसमें छोटी छोटी सी वैल्यू भी है, डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू है, वैसे तो बिल्कुल सिमिलर है 1.67, ठीक है। यहाँ पर 26 अलग है और यहाँ पर 49, तो थोड़ा सा जो है न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है और ये इफ़ेक्ट भी करता है ना, क्योंकि ये हम बहुत छोटे लेवल पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन समझ में आ गए होंगे, जो न्यूक्लियॉन्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं पहले ये लेक्चर बना चुका हूँ
लेकिन कुछ कारण बस उसमें कुछ दिक्कत हो गई, वो ख़राब हो गया, तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, वो आधा ही बन पाया, उसमें वो हो गई। अगर पूरा बन जाता तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाता मैं सही करने के लिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, जेड होता है, एंड मास नंबर ए। अब एटॉमिक नंबर और मास नंबर को देखते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड होता है, जेड मतलब भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं ना, वही जो है एटॉमिक नंबर होता है, ये हमेशा ये बात सही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एनपी से डिनोट करते हैं, एन मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो इक्वल है जेड के एटॉमिक नंबर के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम डिटरमाइन करें तो उसमें हम कब डिटरमाइन कर सकते हैं, जब न्यूट्रल एटम हो, है ना, एटम पर ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, जब तब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर मान सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन है ना। ठीक है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज हो सकता है, न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना, ऐसे बना है न्यूक्लियस। तो इस पर कितना चार्ज होगा, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई, हम देख चुके हैं। तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 प्लस 2e, 3 प्रोटॉन है तो प्लस 3e, ऐसे ही तो होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, एटॉमिक नंबर से, वही तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस जेड ई, है ना, समझे ना बात। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही मास नंबर बोलते हैं। तो ये बात याद रखना, यहाँ हम नंबर की बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स का मतलब दोनों आ जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कितने, 2 4 6 इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। तो मास नंबर भी क्या हुआ इसका, 6 हुआ मास नंबर, मास नंबर 6 हुआ, जैसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। मास नंबर 6 है, तो हम मास, अगर हम इसका मास बताएं कि मास कितना है इसका, तो हम AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का जो मास है वह कितना, 1 AMU। तो यहाँ 6 मास नंबर है, तो 6 AMU क्या हो गया, इसका मास हो गया, है ना, ऐसे। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वही क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उसी को मास नंबर बोलते हैं। तो A इज इक्वल टू, A से डिनोट करते हैं मास नंबर को, NP प्लस NN, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और जेड को हम किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम जेड भी बोलते हैं ना, एटॉमिक नंबर, है ना। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो, हमें ये निकालना हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये निकालना हो, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को उधर ले जाएंगे एक ही साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो A माइनस जेड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस NP भी बोल सकते हैं, या फिर A माइनस जेड बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो यहाँ से आप न्यूक्लियॉन्स के बारे में आपकी समझ बढ़ गई होगी, है ना, और एटॉमिक मास नंबर के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में भी बढ़ गई होगी। अब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, मास एंड रिप्रेजेंटेशन। एटॉमिक मास AMU में होता है, हम जान चुके हैं कि हर न्यूक्लियॉन का जो मास है, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, वह एक AMU के बराबर है। ठीक है, और AMU की वैल्यू हम देख चुके हैं पहले, क्या है, 1.6726 × 10⁻27 प्रोटॉन के लिए, उसमें क्या है 1.6749 × 10⁻27 kg न्यूट्रॉन के लिए, है ना। तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन AMU में अगर लिखें तो वह बिल्कुल सिमिलर आता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास इन AMU, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। तो वह कैसे लिखेंगे हम, ये कोई एटम है, यहाँ एटॉमिक मास देख रहे हैं, एटॉमिक मास, अभी हमने एटॉमिक मास नंबर देख लिया, है ना, मास नंबर देख लिया, ये एटम है, इस एटम का मास, इस एटम के अंदर क्या कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्लस इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों का जो मास होगा भाई, तो इस एटम का मास होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ हम लिख देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, 1000 टाइम स्मॉलर, 1000 टाइम गुना कम है इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये बहुत छोटा है, तो इसे हम 0 कर लेते हैं, है ना, इनके कंपैरिजन बिल्कुल 0 है। तो अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन का आ गया, जितने भी उसमें प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन,
है ना। तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, जितने भी न्यूट्रॉन हैं उनका टोटल मास और जितने भी प्रोटॉन हैं उनका टोटल मास, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम है, इसे कॉमन ले लेंगे। सेम के कितना है 1 AMU, अभी भी देखा था, अभी देखा था 1 AMU। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू कर देंगे 1 AMU, तो वह क्या आ जाएगा मास नंबर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है मास नंबर A, और 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा मास, एटॉमिक मास आ जाएगा, समझे। तो बस AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो, समझे ना आप बात, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक्स जैसे ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, इसके बेस में जो जेड है वह क्या है एटॉमिक नंबर, है ना, या फिर ये चार्ज होता है प्रोटॉन, और इसके हेड पर ए जो है उसे मास नंबर बोलते हैं, जो क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और एक्स क्या है एक्चुअली में, एक्स है एलिमेंट, और ये एक्स्ट्रा जो ए लिखा हुआ है ये किसकी गलती है बताओ तो, किसकी गलती है, मेरी नहीं, AI की गलती है। मेरे नोट्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये AI की गलती है, AI गलती कर देता है। AI कहाँ से बना बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑटोमेटिकली उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है अवेलेबल उसी के बेसिस पर वह अपनी कोडिंग के जरिए नए नए जो है अरेंजमेंट बना लेता है और प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये कोई एलिमेंट हम जैसे मान लेते हैं क्या सोडियम है, तो इसके जो है एटॉमिक नंबर कैसे डिनोट करेंगे, इसकी बेस की साइड यहाँ 11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, या फिर प्रोटॉन का नंबर, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जेड है, और इसके हेड पर यहाँ पर क्या है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर कितना है इसका 23। अब इससे क्या समझे, एटॉमिक मास नंबर 23 है तो मतलब बताओ अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो A माइनस जेड है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो A कितना है इसका 23 माइनस जेड कितना है 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए 12, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हैं, ठीक है, समझे। ऐसे एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है ऑक्सीजन का, ये क्या है जेड या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A क्या 16 क्या है यहाँ एटॉमिक मास नंबर, तो ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास नंबर है। हमें अगर ये लिखना है कि इसका मास कितना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 16 AMU, 16 क्या एटॉमिक मास नंबर, उसके अंदर उसके पीछे हम AMU को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही है A माइनस जेड, तो 8 आ जाएगा, समझिए आप बात। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाई देखते हैं, न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो न्यूक्लियाई अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स देखो, एक होता है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, एक होता है आइसोटॉन्स। आइसोटोप्स में क्या है, सेम क्या होता है जेड यानी एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, ए डिफरेंट। आइसोबार में क्या है, ए सेम यानी कि एटॉमिक जो नंबर है एटॉमिक मास नंबर वह सेम है, और जेड क्या है डिफरेंट है, यानी अलग अलग एलिमेंट हैं लेकिन उनका जो है न्यूक्लियॉन्स का नंबर जो है वह सेम है। आइसोबार में न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है, मतलब कि सीधी सी बात है न्यूक्लियॉन्स जो मिलकर के क्या बनाते हैं एटॉमिक मास नंबर, तो वह सेम है। आइसोटॉन्स में क्या है, जेड और ए दोनों डिफरेंट हैं, है ना, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वह सेम है, न्यूट्रॉन्स सेम है। बस ये आइसोटॉप्स आइसोटॉन्स कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं। एटम्स ऑफ एन सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो उसका एलिमेंट सेम कब रहेगा, जब उसके जो प्रोटॉन का नंबर है सेम है। एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वह सेम एलिमेंट का होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं किसमें, आइसोटॉप्स के अंदर न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। जैसे तो ये यहाँ लिखा हुआ है जेड सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, और ए जो है एटॉमिक मास नंबर वह डिफरेंट होता है किसमें, आइसोटॉप्स में। तो आइसोटॉप्स को याद रखने का सीधी सी बात है, ए डिफरेंट और जेड सेम, ठीक है। और यहाँ कुछ आइसोटॉप्स दे रखे हैं, आइसोटॉप्स है ऑफ हाइड्रोजन के, तो सब में सेम है 1 1, ठीक है।
और प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन तो होता नहीं, तो a माइनस जेड करेंगे। यहाँ पर एटॉमिक जो मास नंबर है इसका 1 है प्रोटॉन का, तो a माइनस जेड करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के अंदर क्या आता है, 1 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या न्यूट्रॉन का नंबर। और ट्राइटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं और एटॉमिक मास नंबर 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो n1 m1 प्लस m2 n3 m3 हो जाएगा, ठीक है। ये n क्या है, यहाँ n क्या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है अगर ड्यू टू आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के द्वारा जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वह है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार। आइसोबार हम देख चुके हैं। आइसोबार में क्या होता है, ए क्या होता है, इसमें सेम होता है, जेड डिफरेंट, बस, ठीक है। तो ए सेम जेड डिफरेंट आइसोबार। ये पढ़ लेते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कोई क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है हर किसी में, ठीक है। तो यानी कि जेड तो डिफरेंट ही रहेगा, सीधी सी बात है। प्रोटॉन तो अलग ही होंगे, है ना। सेम प्रोटॉन हो गए तो फिर वह आइसोटोप हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ये फॉर्मूला ए माइनस जेड। ये देखो ये आइसोबार है। कार्बन 6 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें 8, क्योंकि 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। 14 क्या है यहाँ ए, 6 क्या है यहाँ जेड, तो ए माइनस जेड, है ना। तो ये क्या है इसमें नंबर ऑफ जो है एटॉमिक मास नंबर जो 14 है वह इक्वल है नाइट्रोजन 14 के, ठीक है। ये नाइट्रोजन है। ये जो कार्बन 14 है ये क्या है, एक आइसोटोप है कार्बन का ही, जो क्या है रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव है ये, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, इसके अंदर 8 हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास नंबर इनका है दोनों का सेम है, ठीक है। इन्हें आइसोबार बोलते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन का जो ट्राइटियम है वह और हीलियम है उसका एटॉमिक मास नंबर सेम है 33 है, तो ये क्या आइसोबार है। ऐसे ही क्या है आइसोटोन्स है। आइसोटोन में क्या होता है, आइसोटोन में क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वह सेम है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो इसमें क्या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियाई के अंदर सेम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ए माइनस जेड करेंगे, वो सब में सेम होना चाहिए। जैसे ये लिथियम है, लिथियम के अंदर ये 3 क्या है जेड है, और ए क्या है 7 क्या है इसका एटॉमिक मास नंबर है, तो ए माइनस जेड करेंगे, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, तो 4 इसमें आ गया। ऐसे ही बेरिलियम है, इसका जेड यानी एटॉमिक नंबर क्या है 4 है, एटॉमिक मास नंबर क्या 8 है, तो 8 माइनस 4 4 आ जाएगा। तो ये क्या है आइसोटोन्स है। ऐसे ये है ना आइसोटोन्स है। नेक्स्ट अब देखते हैं न्यूक्लियर शेप, साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियर की जो शेप है वह लगभग अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल है, ठीक है। और हम जानते हैं, हम यहाँ ये बात याद रखो, हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं। इसके बाहर जो ऑर्बिट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये केवल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस कैसा है, स्पेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr3, कुछ रेडियस होगी उसकी, रेडियस है ना, हम निकालेंगे अभी यहाँ। तो वॉल्यूम क्या 4/3 πr3 होता है स्पेयर का, हम जानते हैं। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये कैसे, देखो न्यूक्लियस किससे बना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनसे मिलकर कैसे न्यूक्लियस बना है। तो जितने हमें इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर, मास नंबर क्या है, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसी को तो मास नंबर बोलेंगे। तो जितने हम इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है, यानी उतना ही इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसका वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस का। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम एक बैलून ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें हम अगर हम कंचे बढ़ते जाते हैं बारी बारी से, तो जितने नंबर ऑफ कंचे हम इसमें बढ़ते जाएंगे उतना इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसका वॉल्यूम, बलून का जो वॉल्यूम है किस पर डिपेंड कर रहा है फिलहाल में यहाँ पर इस स्थिति में, नंबर ऑफ कंचे,
कितने हम इसके अंदर कंचे डाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये डेरिवेशन आपको नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन इतना कठिन भी नहीं है। तो वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, और ए जो है क्या है, एटॉमिक मास नंबर है ही। तो इसके अंदर ये सारा कांस्टेंट है 4/3 पाई, ठीक है। तो कांस्टेंट को हटा देंगे तो रेडियस जो है आर क्यूब आ जाएगी, आर क्यूब भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए के एटॉमिक मास नंबर के, ठीक है। तो अगर हम r इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये जो पावर 3 है तो उधर जाएगी, तो 1/3 हो जाएगी ना पावर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a⁻³ 1/3, ठीक है। ये r क्या है, यहाँ रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो r इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा जो है r0 यहाँ पर। तो r रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r0 a⁻³ 1/3। यहाँ a क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, हम पढ़ते आ रहे हैं तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो r0 क्या एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है, 1.2 फेम्टोमीटर है, फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ये जो है आपको याद कर लेनी है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना। और ये आपको ये कुछ याद, अगर वॉल्यूम का रेशो दिया होगा V1/V2 तो हम A1/A2 कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेडियस का R1/R2 दिया होगा तो A1/A2 का होल क्यूब, होल 1/3 सॉरी, होल 1/3 है ना। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में तो आ रहा है ना। अगर मैं फास्ट हूँ तो आप बोल सकते हैं कि मतलब फास्ट हूँ, लेकिन इस फास्ट ही पढ़ना पड़ेगा। नोट्स भी तो आप देखो, नोट्स में बहुत टाइम लगा है ना। तो अगर आप ये नोट्स भी पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार लेक्चर देख कर पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो न्यूक्लियर की हम डेंसिटी देखें कैसे निकलेगी, तो मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, ये एटॉमिक मास नंबर, जितना उसके न्यूक्लियस के अंदर जितना क्या है एटॉमिक मास नंबर इनटू AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एटॉमिक का मास आ जाएगा। और 4/3 पाई आर क्यूब ये क्या है, वॉल्यूम है किसका, न्यूक्लियस का। तो अब इसको ये जो r है रेडियस को अगर हम कन्वर्ट करें, इसको पूरा फॉर्मूला लिखें तो r0 a⁻³ 1/3 है। लेकिन अब अगर इसका क्यूब करें तो इस पर क्यूब और इसका इस पर भी क्यूब, तो क्यूब से ये वाला तो a तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a ही बचेगा, ये a है, और यहाँ r0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जब हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो a से a कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या बचता है, ऊपर बने AMU अपन नीचे 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। तो ये पाई आर r0 जो है वह क्या 1.2 फेम्टोमीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम इन सारे जो कांस्टेंट की वैल्यू रखकर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है डेंसिटी की 2.3 10⁻17 kg मीटर पर सेकंड। तो देखो कितनी बड़ी डेंसिटी आ रही है, बहुत ही हाई डेंसिटी है, यानी कि छोटे से पॉइंट में बहुत सारा मास स्टोर रहता है। न्यूक्लियस मान लो इतना बड़ा है, तो सॉरी एटम इतना बड़ा है, तो ये न्यूक्लियस है, ये बीच में, तो सोचो ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पूरा मास है, तो उसकी डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा होगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है फॉर ऑल एलिमेंट। तो सबके लिए एक तो सेम होती है सारे एलिमेंट के लिए। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। देखो मास किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मास नंबर पर भी नहीं कर सकती, और है ना किसी भी एटम के। न्यूक्लियर डेंसिटी इज 10⁻14 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर की क्या होती है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होती है, जबकि न्यूक्लियस की क्या होती है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो वाटर की डेंसिटी से 10⁻14 टाइम्स ज़्यादा है डेंसिटी न्यूक्लियस की। अब देखते हैं रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं, रेडियो एक्टिव डेके देखते हैं, अल्फा बीटा गामा। वैसे तो सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना थ्योरी एक बार, ठीक है, या फिर मैं पढ़ा देता हूँ फास्टली, टाइम देखते हैं। तो देखो अमॉन्ग्स्ट, मैं इसको जस्ट रीड कर रहा हूँ, है ना, ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुसूंगा। अमॉन्ग्स्ट 1500 न्यूक्लियाइड्स लेस देन 260 आर स्टेबल, है ना।
द अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स गेन स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एंड गामा वेव्स। द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल या वेव फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। समझ रहे हैं ना आप, ये बात सीधी सी बात है। मतलब जितने भी जो न्यूक्लियस है या फिर न्यूक्लियाई है, 1500 न्यूक्लियाई हैं, उनमें से 260 ही क्या है, स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। जब वे स्टेबिलिटी में जाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ इमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर गामा वेव्स। तो जब वे इमिट करते हैं और ये इमिट होने की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, तो उसे हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं उस कंडीशन को। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि 235 और 238 दो ये उसके वो होते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये अलग पार्टिकल्स में, अलग एटम्स में, छोटे एटम्स में टूटता रहता है और साथ में कुछ अल्फा और बीटा कुछ पार्टिकल इमिट करता रहता है। द रेट ऑफ एमिशन क्या है, या फिर रेट ऑफ डिके, या डिके मतलब धीरे धीरे कम होता जाता है पे यूरेनियम। जैसे यूरेनियम में तो खुद भाई यूरेनियम नहीं रहेगा, ठीक है, तो डिके होता जाएगा, डिपेंड करता है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, कितने कंसंट्रेटेड है। रेडियो एक्टिविटी इज न्यूक्लियर फिनोमिनन है, नॉट ए केमिकल चेंज, है ना। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं ये बस लिखे हुए। इट इज़ अनअफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन। किसी फिजिकल कंडीशन में चेंज नहीं होता है ना, न्यूक्लियर लेवल पर है। और ये जो है डिस्कवरी एक्सीडेंटली की गई हेनरी बेक्यूरेल ने इन 1896 में, इन्वेस्टिगेटिंग यूरेनियम साल्ट को जब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक ये ब्लैक बॉक्स लिया था, और मतलब लाइट बॉक्स लिया था, इसमें से लाइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, और एक ब्लैक पेपर पर ये यूरेनियम रखा था, ठीक है। तो और एक फोटोग्राफिक प्लेट ली थी, तो उस पर ये जो है रेडियो एक्टिविटी जो है शो हो रही थी। तो ये एक्सीडेंटली ये डिस्कवरी हुई थी किसकी, रेडियो एक्टिविटी की, किसके द्वारा, हेनरी बेक्यूरेल, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है। तो देखो, अगर 20 से कम है एटॉमिक नंबर जिनका, उनके अंदर बेबी जो है एटम क्या है, अनस्टेबल है ना, और 20 से ज़्यादा है ये अनस्टेबल है यहाँ, ठीक है। मतलब 20 एटॉमिक नंबर है, उससे छोटे हैं वो भी अनस्टेबल हैं, और किससे ज़्यादा, और 83 से जो ऊपर हैं वो भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और इनके बीच में हैं 20 और 83 जो है बेम स्टेबल हैं। समझे, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ क्योंकि ये तो छोटे न्यूक्लियाई हैं, 20 से कम के जो हैं वे भी अनस्टेबल रहेंगे, ठीक है। स्टेबल कौन से रहेंगे, ये वाले रहेंगे जो 20 से ऊपर हैं और 83 से नीचे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो जो है 1 और 1.6 के बीच में रहेगा, तो क्या है, वह स्टेबल है। और उनका कौन से एलिमेंट्स का रहता है, 20 एटॉमिक नंबर से 83 तक, ठीक है। इनसे नीचे जो है उनका भी नहीं है, ठीक है, मतलब उनका कम है, 1 से कम हो जाता, पहुंच जाता। जैसे कार्बन है, ये स्टेबल है लेकिन इतने स्टेबल नहीं है, छोटे पार्टिकल्स हैं। सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका जो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन आएगा 1 आएगा। तो ये यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये फिलहाल में तो स्टेबल है वैसे तो इस रूल से तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे जो पार्टिकल्स हैं, छोटे जो एटम्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है ना। और 83 से ऊपर वाले तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेबल है आयरन है, 26 एटॉमिक नंबर है इसका, और इसके अंदर 30 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन अपन प्रोटॉन करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आता है ना, तो मोस्ट स्टेबल है ये। 1.6 से कम और 1 से ज़्यादा वाले जो है स्टेबल है। 1 से ज़्यादा N/P का जो रेशो 1 से ज़्यादा है वह स्टेबल है, ये बात याद रखना है बस। बीच वाली ये अनस्टेबल है, 1 है या फिर 1 से कम है वो अनस्टेबल है,
इतने स्टेबल नहीं है ना। जैसे हाइड्रोजन है वह H2 की फॉर्म में तो रहता है, H की फॉर्म में थोड़ी रह लेता है ना। तो ऐसे जो है अनस्टेबल है, लेकिन वो अलग प्रोसेस है उनकी। इनके कंपैरिजन जो 83 से ज़्यादा है ना, उनसे तो थोड़े से स्टेबल है, लेकिन 83 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, आप ये पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे ना। अल्फा डिके क्या होता है? अल्फा पार्टिकल डोली चार्ज होता है। हीलियम जो आयन होता है, हीलियम जो एटम होता है, उसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देते हैं दोनों को, तो क्या बचता है? केवल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। तो +2 चार्ज रहता है और इसका जो मास है 4 AMU रहता है मास। ठीक है, तो ये हीलियम रहता है। इक्वेशन ऑफ अल्फा डिके क्या है? जैसे ये कोई भी पेरेंट, ये कोई एलिमेंट है, इसका ये Z है, ये A है, ये क्या एटम का मास नंबर है, इसमें से क्या निकलेगा? हीलियम। अल्फा पार्टिकल अगर निकल रहा है तो अल्फा डिके उसे ही बोलते हैं। अल्फा निकल रहा है तो अल्फा निकलेगा, तो जो नया जो एलिमेंट मिलेगा उसमें क्या कम होगा? उसके एटॉमिक मास नंबर में से तो हम 4 घटा देंगे और एटॉमिक नंबर में से 2 घटा देंगे, साथ में एनर्जी निकलती है। सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड सम ऑफ मास नंबर कंजर्व रहता है, ये कंजर्व रहेगा। एटॉमिक नंबर जो ये है स्टार्टिंग में इनिशियली, वही फाइनली रहेगा, मतलब कंजर्व रहता है। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, जैसे यूरेनियम में 238 है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है, 238 इसका क्या है? मास नंबर है ना। अगर अल्फा इसमें से निकल रहा है तो अल्फा इसमें से माइनस करेंगे तो थोरियम बनेगा 234 एंड 90। थोरियम बनता है प्लस एनर्जी निकलती है प्लस अल्फा निकलता है यूरेनियम से। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अल्फा डिके, है ना। एनर्जी इन अल्फा डिके क्या होता है? इन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास ऑलवेज डिसअपियर, कुछ मास क्या है? हमेशा डिसअपियर हो जाता है। किसकी फॉर्म में होता है डिसअपियर? एनर्जी के। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, सॉफ्ट साइन एम्फेसिस। ठीक है, मास डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे मास डिफेक्ट क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट, जो हमने स्टार्टिंग में जो भी एलिमेंट लिया था, ठीक है, फिर उसमें से अल्फा डिके हो रहा है ना, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है अल्फा डिके होने के बाद जो प्रोडक्ट है उसका कुछ मास डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ। ये मास ऑफ एलिमेंट है स्टार्टिंग में, और लास्ट में प्रोडक्ट और अल्फा का जो मास मिलाएंगे ना, ये टोटल मास उनका है, लेकिन फिर भी इन दोनों का जो मास है कुछ अमाउंट में कम होता है, और वह अमाउंट क्या है? बहुत पॉइंट में आता है। ठीक है, तो उसे मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक, दिस मास नाउ अपियर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्लस एनर्जी निकलती है कुछ फॉर्म में। तो ये एनर्जी कहाँ से निकल रही है? तो ये जो एनर्जी निकलती है वह मास डिफेक्ट ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझे। डेल्टा एम इक्वल टू E/c² होता है, E इक्वल टू mc² होता है। क्यू एनर्जी क्या है? mc² इन जूल पर kg। ठीक है, और अगर हम AMU में देखते हैं तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें याद रखनी है। और ये कैसे आई, इसको डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। ये देखो, Q इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा एम c² है। फास्टली बता देता हूँ। मास किस में है? यहाँ kg में है, और ये किस में है? वो मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, तो kg को अगर हम किस में कन्वर्ट करें? AMU में, तो 1 kg में, मतलब AMU को kg में कन्वर्ट करें तो 1 AMU इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 kg, है ना। इनकी जब वैल्यू हम रखेंगे, तब इन सब की वैल्यू रख के जब सॉल्व होकर के आएगा, तब हमें पता चलेगा कि एक AMU मास के अंदर जो एनर्जी निकलती है, ये निकलती है एक AMU में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक AMU की है। तो 2 AMU के लिए क्या है? 2 से मल्टीप्लाई, 3 के लिए 3। ऐसे ये जो डेल्टा एम है ये वही है मास डिफेक्ट, जितना भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल एनर्जी हमें AMU में निकल जाएगी। तो आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो ये याद रखना है, एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये याद रखनी है, ये ऐसा नहीं कि ये डिके के अंदर है ना, तो ये हमें सिलेबस में नहीं याद। ये वाली सिलेबस में है ये वाली चीज़, है ना। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन आगे भी आ जाएगी, है ना। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन क्या है? इनिशियल जो सिस्टम का मोमेंटम रहता है वही फाइनली सिस्टम का मोमेंटम रहता है। तो ये बड़ा पार्टिकल है, हम m1b1 इज इक्वल टू mb इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल m1b1 प्लस
m2b2 होता है ना। तो बड़ा अगर मास है तो उसकी वेलोसिटी कम है, छोटा मास है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ अल्फ़ा की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये जो डॉटर जो या फिर प्रोडक्ट में बना है ये एलिमेंट, इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी से क्या है, अल्फ़ा जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि टर्म में क्यू एम बाई अपॉन एम बाई प्लस एम अल्फ़ा, ठीक है। ये ऐसे ही जस्ट एक बार देख लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा देखेंगे यहाँ, अरे ये हाँ ये अल्फ़ा है, नहीं ये उल्टा कर दिया इसमें। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर जो न्यूक्लियाई बना उसकी है, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा है, ठीक है। क्यू अपॉन एम अल्फ़ा अपॉन एम बाई एंड प्लस एम अल्फ़ा। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो न्यूक्लिय डॉटर न्यूक्लियाई बना है। मोस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी इज़ इम्पार्टेड टू अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए चली जाएगी, ठीक है। बीटा टेके देखते हैं। बीटा टेके दो प्रकार का होता है, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, ठीक है। मास कितना होता है जो इलेक्ट्रॉन को होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज कितना होता है -e, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। पॉजिट्रॉन बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ये 1 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिट्रॉन की वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस में, ठीक है। प्रोटॉन की तरह होती है इसकी एनर्जी है। ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, मतलब अपोजिट है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चार्ज अपोजिट है, ठीक है। स्पिन भी अपोजिट है, ये बात याद रखनी है इसकी। इसके स्पिन अगर ऐसे है तो इसका जो पॉजिट्रॉन का स्पिन ऐसे होगा, ठीक है। ये पॉजिट्रॉन का स्पिन होगा ऐसे, ठीक है। ये बीटा डिके, ये कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। बीटा डिके नेगेटिव वाला देखें, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं उसे, ऐसे डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी पेरेंटल है ना, इसमें से अगर बीटा डिके होता है तो जो नया जो डॉटर जो न्यूक्लियाई बनता है उसके जो उसमें एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है इसमें न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनता है तब एक पार्टिकल इमिट होता है, क्या, जैसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर बीटा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बीटा बोलते हैं। और साथ में क्या है, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, यानी कि न्यूट्रॉन के एंटी में एक पार्टिकल निकलता है, उसे एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये प्रोसेस कैसे होती है बीटा नेगेटिव में, इसमें क्या है, जो न्यूट्रॉन है उससे प्रोटॉन बनता है। न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन बनेगा तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पर 1 चार्ज है, तो ये चार्ज कहाँ से आएगा, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल साथ में बनता है, जिसे घोस्ट पार्टिकल भी बोलते हैं, प्लस चार्ज भी आ रहा है। तो इसमें कौन सा जो है इमिट हो रहा है, इसमें से कौन सा एक निकल जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इमिशन हो रहा है ये न्यूक्लियस में से हो रहा है, ना कि एटम में से, ध्यान रखना है ना, एटम की यहाँ बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन 614 है, इसमें भी एक अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें नाइट्रोजन मिलता है अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिशन करवाते हैं न्यूक्लियाई में से। और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वह भी बनता है साथ में। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कैसे निकलता है, सो फ्रॉम वेयर, ये जो है बीटा नेगेटिव पार्टिकल कहाँ से आया, तो एक्चुअली ए न्यूट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस कन्वर्ट टू प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड इन दिस प्रोसेस। देखो ये न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन बना और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकला, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है जो चार्ज लेस है, मास लेस है, रेस्ट मास 0 है, इनविजिबल है, जिसे घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया बीटा डिके भी। पॉजिट्रॉन वाला भी देख लेंगे एक मिनट। सो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट डिफरेंट बीटा पार्टिकल फ्रॉम सेम सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ठीक है। ये नंबर, ये देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कुछ यहाँ पर होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ने क्यों दिया है, ये अलग अलग क्यों, कुछ क्योंकि यहाँ पर कुछ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, इसलिए अलग अलग है। तो इसकी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, किसी की ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी, किसी कम है, तो उसके लिए एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है ना। पॉजिट्रॉन डिके या बीटा पॉजिटिव डिके क्या है, पॉजिट्रॉन इमिशन बोलते हैं। इसमें +e इलेक्ट्रॉन बनता है, तो इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वहाँ पर क्या है
न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। तो देखो यहाँ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनेगा, तो एक जैसे ये एलिमेंट है, यहाँ पर एमिशन हो रहा है पॉजिट्रॉन का, तो सीधी सी बात है इसमें से एमिशन कब हो रहा है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक प्लस चार्ज जा रहा है ना, एक प्लस चार्ज जा रहा है, तो प्लस चार्ज किस पर है, न्यूट्रॉन पर, लेकिन एटॉमिक मास नंबर पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उस कारण से ये क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल साथ में निकलता है, Z-1 होता है। तो ये बात याद रखना है ना। जैसे ये नाइट्रोजन है, तो इसमें अगर हम प्लस चार्ज का एक पार्टिकल निकल रहा है, तो यहाँ से एक निकल गया, तो ये निकल गया, ठीक है, निकल गया, तो ये क्या बन गया, कार्बन, क्योंकि 6 जो है किस में होते हैं, नंबर प्रोटॉन कार्बन में, प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। देयर आर नो +1 E यानी कि पॉजिट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस, तो एक्सप्लेन, तो प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस कन्वर्ट टू न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन जो है न्यूक्लियो, ये वाली चीज़ देखो आप, तो बस पॉजिट्रॉन में, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में, फिर साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलता है, और ये क्या है, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो क्यों है, न्यूट्रॉन बन रहा है, और एंटी न्यूट्रिनो क्या है, वहाँ न्यूट्रॉन खत्म होकर के प्रोटॉन बन रहा है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन न्यूट्रॉन से प्रोटॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन ये क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसमें एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है बाइंडिंग एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस की, उससे। तो इसमें ज़्यादा घुसना नहीं है, हमें ये पता है कि अल्फ़ा कैसे होता है, बीटा क्या होता है, बीटा सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन ही होता है, माइनस में और प्लस में, ये वाला कब होता है, यही पूछा जाता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनना, और ये कब होता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनना, बस, है ना, बीटा हो गया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन हैवी न्यूक्लियाई के अंदर कैसे कैप्चर करते हैं, इन सम इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है कुछ न्यूक्लियाई, समटाइम्स पॉजिट्रॉन डिके इज डिफिकल्ट टू हैपन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर अकर अल्टरनेट टू पॉजिटिव डिके। अब कई बार क्या होता है कि मतलब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाना तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये बहुत थोड़ी एनर्जी लेने वाली प्रोसेस है। तो बीटा पॉजिट्रॉन का डिके कैसे होता है, कई बार मतलब हमें पॉजिट्रॉन मिल जाता है, पॉजिट्रॉन मिल जाएगा तो हमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो इसमें क्या है, ये प्रोटॉन इन न्यूक्लियस सॉलो मतलब खा जाता है एक के सेल इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट टू न्यूट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को खा लेगा तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में। देखो ये प्रोटॉन है 1 यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसमें, प्लस यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये खा जाएगा, तो देखो रुको, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, ठीक है। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन को सोलो कर लेता है एक के सब सेल का, तब ये जो है के सेल का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा प्रोटॉन के पास, तो वह क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन बन जाएगा। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव डिके, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो पार्टिकल है, बी पॉजिटिव, है ना, समझिए आप बात। प्रोटॉन 2 कंडीशन में बना सकता है, एक तो के सेल के इलेक्ट्रॉन को लेकर के और एक खुद ही, ठीक है। तो प्रोटॉन में ये जाएगा तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बन रहा है ना यहाँ, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रिनो पार्टिकल कब बन रहा है ये, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रहा है, कहाँ से, के सेल से। देखो ये लिया तो क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया ना, ये यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव होता है ना, तो ये ऐसे भी न्यूट्रॉन बना सकता है, क्योंकि जो पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव डिके है, जो पॉजिट्रॉन डिके है वह कठिन है, थोड़ा सा पॉजिटिव डिके कठिन है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्लस और एक पॉजिट्रॉन बनाना, ये जो है, ये जो प्रोसेस है ये पॉजिट्रॉन डिके है जो कठिन है, इसलिए क्या करता है वह, ये वाली प्रोसेस करने के लिए, न्यूट्रॉन बनाने के लिए वह के सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। ठीक है, गामा डिके देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वही है ये गामा डिके, ठीक है। गामा नॉट ए पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है ये, ठीक है। गामा क्या है, फोटोन ऑफ हाई एनर्जी,
इन, है ना, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। हाई एनर्जी का फोटोन होता है जिसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। फोटोन क्या है, उसका जिसका रेस्ट मास क्या होता है, जीरो, चार्ज भी जीरो होता है। जस्ट लाइक द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर एग्जिस्ट डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है हमारा एक्साइटेड स्टेट से, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड जो है स्टेट से, अगर फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में या फिर ग्राउंड में आता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा नीचे तो कुछ एनर्जी क्या है, इमिट करेगा, ठीक है। तो वो एनर्जी फोटोन के रूप में इमिट करेगा। ऐसे ही क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, और जैसे ही वह कुछ ग्राउंड स्टेट में जाते हैं तो बहुत कम टाइम होता है ये उनका जाने का, तब कुछ एनर्जी की फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं, वही गामा है, ठीक है। तो ये क्या एक्साइटेड से जैसे ग्राउंड में आते हैं, ये ग्राउंड है, एक्साइटेड है, इसमें वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो सेम रहेगा, बस वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो जैसे ही वह ग्राउंड में जाते हैं तो क्या है, एक एनर्जी और फोटोन्स रिलीज करते हैं, उसे ही गामा बोलते हैं। गामा का क्या है, गामा के ऊपर ना तो कोई मास चार्ज है, ना ही कोई मास है, सब मास लेस चार्ज लेस है ये। समटाइम्स आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, और कई बार क्या है, अल्फा और बीटा का एमिशन जो होता है ना, न्यूक्लियस रीच इन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इमीडिएटली फॉल बैक ऑफ ग्राउंड स्टेट, जिसमें 10⁻⁻10 सेकंड का टाइम लगता है। इतनी छोटी सी टाइम के अंदर ये जो है गामा रेज निकलती हैं, ठीक है। तो आपको वो सारा जो मैंने पढ़ा है अभी अल्फ़ा बीटा गामा डिके का, वो अगर याद भी नहीं करना हो, नोट नहीं करना हो तो ना करें, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में नहीं। लेकिन आपको केवल ये जो स्लाइड है ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका जो है सारा काम हो जाएगा, उसी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये अल्फ़ा रे, बीटा रे और गामा है, ये प्रॉपर्टीज़ है। नेचर कैसी है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है ये तो, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं भाई बीटा है, बीटा रेज। गामा क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये चार्ज लेस है, मास लेस है, ठीक है। ये याद रखनी, मास कितना है इसका 4 AMU, ये वाला याद रखना है। 4 AMU को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से तो ये आ जाएगा, लेकिन आपको ये याद रखना है। इसका जो है बीटा रेज का मास कितना है 9.1 × 10⁻³ kg है, और गामा का रेस्ट मास 0 है। चार्ज देखेंगे +2e +e इसका 0, और स्पीड देखेंगे 10⁻7 मीटर/सेकेंड, ठीक है, और इसकी 10⁸ मीटर/सेकेंड। और गामा की एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वही है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आयोनाइजिंग पावर मैक्सिमम किसकी है, अल्फ़ा की है, जो कितनी है 10⁴ टाइम्स है गामा की, अल्फ़ा की, और 10⁻² टाइम्स है गामा की, बीटा की। क्या ये आयोनाइजिंग पावर, और सबसे कम आयोनाइजिंग पावर किसकी है, गामा की, यानी थोड़ी सी पावर से आयोनाइज हो जाता है, ये सबसे कम है आयोनाइजिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किसकी है, अल्फ़ा की, और अल्फ़ा के 10⁻² यानी 100 टाइम्स किसकी है, बीटा की, और 10⁻⁴ टाइम्स अल्फ़ा के किसकी है, गामा की। क्या है, मैक्सिमम है गामा की पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि गामा जो रेज है, देखो जैसे अल्फ़ा रेज आई, हमने यहाँ कोई शीट लगा दी तो वह इसे पार नहीं कर पाएंगी, ये केवल 0.5 mm के लगभग शायद, है ना, या फिर 0.1 mm शायद, इतने mm तक की जो है, नहीं 1 mm तक की जो है, ये जो है 1 mm की तक की जो है ये सीट को क्रॉस कर सकते हैं, और 5 mm तक की जो है बीटा कर सकती है। लेकिन जो है ये जो गामा है ये 30 सेंटीमीटर तक के, 30 सेंटीमीटर की अगर हम मोटी अगर वो बना देते हैं, दीवार बना देते हैं किसकी, आयरन की, उसको भी क्रॉस कर जाएगी क्या, गामा। तो इतनी होती है पेनिट्रेटिंग पावर किसकी, गामा की, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ, गामा की स्पीड सबसे ज़्यादा, उससे कम बीटा अल्फ़ा, आयनाइजिंग पावर अल्फ़ा की ज़्यादा, बीटा की कम, सबसे कम गामा की। पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा की सबसे कम होती है पेनिट्रेटिंग पावर। तो यहाँ तक हमने जो है ये पढ़ लिया है क्या, डिके, जो सिलेबस में नहीं था लेकिन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। डिफ्लेक्शन अल्फ़ा बीटा गामा देख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन, देखो बीटा क्या है, पॉजिट्रॉन, मैक्सिमम बीटा को हम इलेक्ट्रॉन से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिट्रॉन वाला डिके तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल से हो पाता है ना, वो हो नहीं पाता इजीली, तो इसको हम जनरली
इलेक्ट्रॉन से, जो न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन है उसी से डिनोट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस टर्मिनल की ओर जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव की ओर जाता है। तो इसमें जो ये जल्दी से जा रहा है ना, ये अल्फा में थोड़ा देर से जा रहा है, देखो इसमें पहले जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो मास कम है, ठीक है, ये बात याद रखना। अल्फा क्या है, पॉजिटिव है तो वह नेगेटिव की तरफ जाएगा, गामा कुछ नहीं है तो वह सीधा का सीधा जाएगा, नो डिफ्लेक्शन। बीटा डेविएट मोर देन अल्फा ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा और बीटा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं लेकिन गामा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एक्टिव डिके, ये देख लेते हैं। ये भी छोटा सा ही है लेकिन ये देख लेते हैं, है ना। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, क्योंकि ये काम आएंगे फिजन एंड फ्यूजन में। वो अल्फा बीटा गामा हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि वो फिजन एंड फ्यूजन हमारे में जो टॉपिक है दे रखा है, तो उसमें वो काम आएगा, तो इस कारण से वो पूछा जा सकता है अल्फा बीटा गामा, तो इस कारण से। और ये डिके भी पूछा जा सकता है रेडियो एक्टिव, है ना। तो देखो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या फिर रदरफोर्ड सोडी लॉ भी बोलते हैं इसको, ये बात याद रखने की है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके को क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ बोलते हैं। जैसे टी टाइम 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है एन नॉट है, एन नॉट मतलब यहाँ इनिशियल में एन नॉट है, एन नॉट है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या एन 0 ये न्यूक्लियाई हैं टी 0 पर, है ना। और टी टाइम टी पर न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, कुछ न्यूक्लियाई जो हैं डिकेड हो गए, डिके हो गए मतलब कन्वर्ट हो गए दूसरे न्यूक्लियाई के अंदर, तो अब जो बचे हैं एन बचे हैं, फिर प्लस डी टी, फिर और डी टी टाइम के बाद कितने बचेंगे, तो ये जो एन बचे हैं इनमें से और कितने चले जाएंगे, डी एन चले जाएंगे कुछ। तो अब कितने बचे हैं, एन माइनस जो पहले बचे थे उनमें से कुछ डिके हो गए, तो ये बचे हैं अब अनडिकेड और टाइम के बाद, तो ये बचते हैं एन माइनस डी एन, ये अनडिके हैं। और डी एन क्या है, डिकेड जो हो गए हैं, डिकेड को घटा देंगे अनडिकेड में से, ठीक है। तो रेट ऑफ डिके क्या है ये याद रखना, डी एन माइनस का मतलब, माइनस क्यों साइन है यहाँ, मतलब घटना है, घटने का साइन है, डिक्रीज हो रहे हैं, डी एन बाई डी टी। तो एक तो ये सूत्र याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है ना। रेट ऑफ डिके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई इन सैंपल, तो जितने सैंपल हैं अनडिकेड उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उस पर डिपेंड करता है रेट। तो यही तो रेट है माइनस डी एन बाई डी टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जितने उसमें क्या बचे हैं अनडिकेड न्यूक्लियाई बचे हैं, ठीक है। तो माइनस डी एन बाई डी टी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो लैम्डा एन आ जाएगा, तो डी एन बाई एन करेंगे, ये एन को इधर लेकर के जाएंगे तो क्या है माइनस लैम्डा डी टी, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस डी एन बाई डी टी क्या है लैम्डा एन, और माइनस डी एन बाई एन माइनस लैम्डा डी टी। तो लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखने हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव लॉ, रेडियो एक्टिव डिके है ना, की वेट रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ भी बोलते हैं। टी 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन 0, टी टी पर एन, वही बात है, वही लिखे हुए। रेट ऑफ डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिकेड, हाँ वही है, दोबारा है ना, दोबारा बना दी ये स्लाइड अलग से, है ना। ये एआई कमाल करता है तो कमाल का। द एक्सपोनेंशियल लॉ क्या है इसमें, इंटीग्रेशन करेंगे अगर डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस, ये अभी देखा था ना हमने, डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, ठीक है। तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड एन नॉट, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है एन नॉट से, इनिशियली एन नॉट है, बाद में एन बचे हैं अनडिकेड, और ये टी बराबर 0 पर है, टी बराबर टी तक जाते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये अगर आपको नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं एक अच्छी सी वीडियो और बना दूँगा। वैसे मैंने बना रखी है लेकिन अच्छी सी और डिटेल में मैं बना दूँगा एक वीडियो जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ आ जाएगी, बहुत ज़रूरी है वैसे तो, ठीक है। अब इनका जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, एल एन का मतलब लॉग ई, लॉग बेस ई है ना, एन नॉट और एन आ जाएगा इधर, माइनस लैम्डा बाहर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर जो टी है तो 0 से टी तक जा रहा है, ये टी है ना, 0 से टी तक जा रहा है। अब इसको लॉग को ब्रैकेट में खोलते हैं तो ये क्या है, लॉग एन एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट है ना, इज इक्वल टू है ये माइनस एल माइनस लैम्डा इंटू टी, क्योंकि टी की वैल्यू टी रखेंगे तो टी आएगी, 0 रखेंगे तो भाई 0 हो जाएगी, तो इस कारण से माइनस लैम्डा टी।
तो फाइनली ये डिराइव होकर के आता है। तो ये डेरिवेशन आपको नहीं समझना है, ठीक है ही नहीं सिलेबस में डेरिवेशन वगैरह। हाँ ये सूत्र जरूर हैं, ये काम के हैं जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये सूत्र आपको याद रखने। तो एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, और एन नोट क्या है, इनिशियल में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वह है। ई क्या है, ये कांस्टेंट है ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ई टू द पावर ये कैसे आया, इसको सॉल्व करने पर आया है ना, तो ये वाला आपको याद रखना है। एन इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ ये टच नहीं कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है, एन 0 पर है, और ये कहाँ तक जा रहा है, टी टाइम कहाँ पर, इन्फिनिटी तक जा रहा है, समझे। डेकेड कांस्टेंट वही लैम्डा है, ठीक है। लैम्डा क्या है, डेकेड कांस्टेंट है। इफ टी, अगर टी की वैल्यू, सीधी सी बात है, आप ये सार टी की वैल्यू अगर वन बाई लैम्डा रखेंगे तो ऐसा कुछ होगा। ये आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ नहीं समझना है ये, ठीक है। वही बात है, अगर वन बाई लैम्डा रखेंगे तो एन नॉट ई टू द पावर, यहाँ क्या थी, लैम्डा टी थी, टी की वैल्यू क्या है, वन बाई लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, तो ये और फिर एन नॉट वन अपॉन ई हो जाएगा, और वन ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 कुछ होती है, 2.7 के लगभग है ना। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 2.7 से तो माइनस 0.368 एन नॉट आ जाएगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियाई जो है अनडिकेड बचे हैं, अनडिकेड न्यूक्लियाई बचे हैं। तो अनडिकेड 60, ये अनडिकेड बचे हैं क्योंकि हमने अनडिकेड तो निकाले हैं, एन के फॉर्मूला से निकाले, और जो इतने जो डिकेड हो गए हैं वो उनका परसेंटेज ये है, इसमें से माइनस कर देंगे। ये तो फ्रैक्शन में परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे ना, मैथ है ये बेसिक सी। तो ये तो आपको बस वही फॉर्मूला याद रखना है, एन इज इक्वल टू क्या, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक। एक तो याद रखना है, और एक हाफ लाइफ इसमें लिख रखा है या नहीं, मैंने हाफ लाइफ शायद नहीं लिख रखा है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ध्यान रखना है, हाफ लाइफ टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा, ये याद रखनी है। हाफ लाइफ जो होती है किसी भी न्यूक्लियाई की, वो फॉर्मूले मैंने स्टार लगवाए वो, और टी हाफ लाइफ जो है वह कितनी होती है, 0.693 अपॉन लैम्डा, ये हाफ लाइफ होती है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी आर। तो रेट ऑफ डिके वही क्या है, माइनस डी एन बाई डी टी, वही क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या है, और डी एन बाई डी टी क्या है, लैम्डा एन है। हम देखें तो ये आर इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी एन बाई डी टी, रेट ऑफ डिके ही है। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा एन लिख सकते हैं, और एन की वैल्यू क्या ये है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू एन नॉट ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी, बस यही है। इसके अंदर देखो ये आर इज इक्वल टू लैम्डा एन है, अब इसके अंदर आर इज इक्वल टू लैम्डा तो है ये, और एन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। इसमें से हमने क्या ले लिया कॉमन, ठीक है। आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, फिर मान लेते हैं आर इज इक्वल टू ये है लैम्डा एन, तो आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एन नॉट। इनिशियल में एक्टिविटी क्या होगी, ये इनिशियली एक्टिविटी है ना, तो इनिशियली एक्टिविटी में इसको यहाँ से लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा एन नॉट, तो लैम्डा एन नॉट ये आ जाएगा यहाँ से, तो लैम्डा एन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट। तो ये क्या है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये एक्टिविटी एट टाइम टी पर है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, जस्ट इससे आया ये फॉर्मूला, आप थोड़ा सा ये देखेंगे गौर से, ठीक है। तो 2-3 फॉर्मूले आपको याद रख लेने, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है, और आर इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये भी है,
और r इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस टी, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये रहा n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, बस अब 20 मिनट का और रहा है ये चैप्टर, है ना। यूनिट ऑफ एक्टिविटी देख लेते हैं। बैक्यूरल, एक बैक्यूरल में कितना होता है, 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन या फिर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, ये पर सेकेंड है ना। रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्यूरी क्या होता है, 3.7 10 टू द पावर 10 बैक्यूरल और 3.7 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना है, जरूरी नहीं है इतना। हाफ लाइफ ऑफ डेके, तो ये आपको डेरिवेशन में कुछ भी नहीं समझना है, कुछ नहीं। टी हाफ क्या होता है, 0. अभी बताया भी था ना, 693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, मतलब n हाफ लाइफ्स के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n नॉट 1/2 टू द पावर n। ये रहा, जैसे कि इनिशियल न्यूक्लियाई n नॉट है, न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ, तो n/2 बचेंगे, है ना। तो n/2 ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो n/2 ये लिखा हुआ है ना, n की पावर लगा दीजिए बस उस पर, n नॉट इंटू 1/2 की पावर n, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे हैं n हाफ लाइफ के बाद, वो हम निकाल सकते हैं अनडिकेड का। ठीक है, दूसरी हाफ लाइफ साइकिल के लिए 2 की पावर कर देंगे, 3 के लिए 3 की पावर। तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे ये मैं जो फार्मूलाज बता रहा हूँ इनको बस आपको एक पेज पर लिखना है, और आप क्वेश्चन करके देखना, सब हो जाएंगे। आपको उसको देख करके करना है, टिप करके करना है, समझे। ये अगर क्वेश्चन, वैसे ये मैं अभी करवाऊंगा PYQs, तब आप देख लेना है। एक्टिविटी आफ्टर n हाफ लाइफ, तो वही एक्टिविटी होगी r इज इक्वल टू r नॉट 1/2 टू द पावर n। n क्या है, वही है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जो n हाफ लाइफ साइकिल के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचते हैं। ठीक है, टाइम टेकन फॉर n हाफ लाइफ्स, तो nt। ठीक है, वेयर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, n क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, कितनी हाफ लाइफ हो गई, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, ये वह नंबर है ना। t क्या है, हाफ लाइफ है यहाँ, कैपिटल T, ये बात याद रखना। बस ये वाला और ये वाला फॉर्मूला है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब यहाँ से हमारा जो है सिलेबस का स्टार्ट हो गया है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, in 1905 Einstein in his special theory of relativity suggested that mass is a form of energy. He predicted mass and energy are equivalent, mass और energy का equivalent है। if energy of a body is increased by amount E एनर्जी से अगर हम किसी बॉडी को इंक्रीज करते हैं तो उसका मास भी इंक्रीज होगा m से, वेयर m इज इक्वल टू E/c स्क्वायर इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, ये बात याद रखनी है। द मास ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज ग्रेटर देन मास ऑफ एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी जो है रेस्ट पर है, ठीक है, रेस्ट पर रखी हुई, उसका मास m है, लेकिन अगर हम उसको मूव करवाएं, मोशन करवाएं, उसको गति में लेकर जाएं तो उसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके कारण उसका मास बढ़ जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो मास कितना बढ़ता है, m इज इक्वल टू m नॉट इनिशियल मास अपॉन √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये क्या है, इनिशियल मास है, रेस्ट मास। ये क्या है, मास इंक्रीज मास है, ये इंक्रीज्ड है। m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। ठीक है, m नॉट ये क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है या मास। ठीक है, ये क्या, स्पीड ऑफ लाइट, आप जानते हैं ना। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख लेना है ना। ठीक, तो ये फॉर्मूला है m नॉट अपॉन √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, मास डिफेक्ट। अब देखते हैं मास डिफेक्ट क्या, पैट्रिक हैंड। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन ऑफ सम ऑफ मास ऑफ ऑल न्यूक्लियंस। ये मैं पहले ही बात बता चुका हूँ। मास डिफेक्ट क्या है, जो
सारे के जो सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, इन न्यूक्लियॉन्स का जो मास है उससे कम होता है जो न्यूक्लियस का मास है। किससे कम होता है न्यूक्लियस का मास? मास ऑफ न्यूक्लियंस, सारे न्यूक्लियंस का मास ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से। क्यों होता है? और उसको जब हम वो करते हैं और डिफरेंस करते हैं उनमें, तब उसे हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो देखो मास ऑफ न्यूक्लियंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका मिलाकर के ज़्यादा है, और न्यूक्लियस बनने के बाद ये न्यूक्लियस बन गया, ये न्यूक्लियंस है, तो न्यूक्लियंस का मास ज़्यादा है क्योंकि कुछ एनर्जी भी निकल जाती है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिखेंगे? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड क्या है? न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तो हो गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस ये वाला, माइनस एम एक्स यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो भी एलिमेंट है उसका। तो डेल्टा एम को हम मास डिफेक्ट बोलेंगे, तो ये फाइनल इसका ये फॉर्म है। ठीक है, ये मास डिफेक्ट है, सीधी सी बात है। समझ गए ना आप? मास डिफेक्ट समझ में आना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? मास डिफेक्ट समझ गए। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो जब जो न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस जो हैं जब वे बाइंड होंगे आपस में, जब ये बाइंड होंगे तब कुछ फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी निकलेगी, उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। और ये बाइंडिंग एनर्जी ही किसके बराबर है? मास डिफेक्ट के, क्योंकि जो मास डिफेक्ट आ रहा है क्यों आ रहा है? उस बाइंडिंग एनर्जी के कारण। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये एनर्जी कौन सी है? इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो ये ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे, कि हमने जितनी एनर्जी उनको बाइंड करने में लगाई है, मान लेते हैं 100 जूल हमें, या मान रहे हैं हम 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लगाई है इनको बाइंड कराने में। अब इनको अगर हमने सेपरेट करवाना है तो हमें उतनी ही एनर्जी क्या है, ये तो निकली है यहाँ से एनर्जी बाइंड कराने पर, तो उतनी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से एनर्जी देंगे तब जा कर के सेपरेट होंगे, तो वही इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, उसे बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? डेल्टा एम इज बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम क्या है? ये रहा जो हम अभी देख चुके हैं, इंटू सी स्क्वायर। एक एएमयू के लिए कितनी बाइंडिंग एनर्जी है? 931.5 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी एक एएमयू के लिए याद रखना, 2 एएमयू के लिए ये रही। तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर डेल्टा एम इन एएमयू में लेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी इंटू डेल्टा एम, ये मास डिफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो है फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है ना। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस जो है कब स्टेबल रहेगा? किस भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कितनी एनर्जी निकली है कितने न्यूक्लियंस पर, समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती। हम बोलेंगे देखो, जैसे यहाँ पर जितनी बाइंडिंग एनर्जी हमने इनको बाइंड किया तो बाइंडिंग एनर्जी निकली, मान लेते हैं 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बाइंड हो गया न्यूक्लियस, है ना। तो ये स्टेबल है या नहीं? हाँ, होना चाहिए स्टेबल, क्योंकि इसको अगर हमें तोड़ना है तो इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही देनी पड़ेगी इसको। तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं? है। लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है ना, केवल बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियंस पर भी डिपेंड करती है कि कितने न्यूक्लियंस हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं। ठीक है, उस पर ही डिपेंड करती है। कैसे? देखो अभी देखते हैं। तो ये बात याद रखना है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियन। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हैवी हाइड्रोजन 2H है ना, ड्यूटेरियम है ना, उसकी कितनी है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात याद रखनी है, कितनी है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हैवी हाइड्रोजन की। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 238, जो यूरेनियम है उसकी 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
कितनी 1800। डज हायर बाइंडिंग एनर्जी मीन्स मोर स्टेबल? नहीं, हायर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब मोर स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। फॉर आयरन, Fe आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना है 492, 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कम है इसके कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? यूरेनियम में। फिर भी ये क्या है, फिर भी सबसे ज़्यादा स्टेबल है आयरन। क्यों? क्योंकि हमें देखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि कितने बाइंडिंग एनर्जी है 492 है, कितने न्यूक्लियंस है? तो आयरन के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियंस हैं 56, यानी कि 26 तो प्रोटॉन है प्लस 30 क्या है न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए 56 हो गए। तो इसकी कितनी आई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हाईएस्ट है। तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में पूरी में वो क्या है आयरन है। और अगर हम वहीं यूरेनियम की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी 1800 अपन टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं यूरेनियम में 238 हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली 7.6 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आएगी, जो बहुत कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, समझे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर डिपेंड करती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, देखो यहाँ आयरन है सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन पर है, ठीक है, ठीक। मोस्ट स्टेबल है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ ये यूरेनियम है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। यहाँ ये ड्यूटेरियम है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस की ये है ना, ठीक है, ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते देखते हैं स्टेबल रीजन कौन सा है जहाँ एटम स्टेबल रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर 50 से लेकर 80 के बीच में है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है लगभग 8.5 के सिमिलर। दीज न्यूक्लियाई आर स्टेबल। हैवी न्यूक्लियाई के अंदर फ्यूजन होता है, तो वो किनके कौन से हैवी जो है न्यूक्लियाई जो जिनका जो है एटॉमिक मास नंबर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, उनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे कम होती है। जैसे जिनका एटॉमिक मास नंबर 238 है उसकी 7.6 है, जो यूरेनियम है ना। दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन टू गेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं ये। लाइट न्यूक्लियाई जो होते हैं जो जिनका एटॉमिक मास नंबर 50 से कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनमें भी डिक्रीज शार्पली होती है, उनमें स्लोली होती है, इनमें शार्पली डिक्रीज होती है एक साथ। दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिर फ्यूजन आएगा है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉल लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो हैवी है वो स्मॉल में टूटेगा। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 235 है, ठीक है। इसके अंदर एक स्लो न्यूट्रॉन हमने जैसे डाला तो उसके अंदर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन डालेंगे तो 236 हो जाएगा यूरेनियम जो अनस्टेबल है, तो बहुत जल्दी से फ्यूजन करवाएगा। फ्यूजन होकर के इसके अंदर एक तो बेरिलियम बनेगा जो 144 है, और एक क्रिप्टॉन बनेगा 89, ये एटॉमिक मास नंबर है इनके, है ना। और प्लस 3 क्या बनेंगे, इसमें न्यूट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखो 144 प्लस 89 कितना आया 233 आया, तो ये 233 आया। तो यहाँ क्या था 236 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पर निकलेंगे, है ना। फिर ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या आगे जा कर के एक और रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो एक न्यूट्रॉन अगर हमने यूरेनियम के साथ दिया तो यूरेनियम 236 बना, फिर वह क्या हो जाएगा उसका अनस्टेबल है तो फ्यूजन हो जाएगा उसका, किसमें बेरिलियम और क्रिप्टॉन में, प्लस 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे यहाँ। द कंपोजिशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि इस कंडीशन में क्या डॉटर न्यूक्लियाई अनप्रेडिक्टेबल है। ये जरूर नहीं कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही बने यहाँ, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे तो 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो यहाँ और दूसरे डॉटर न्यूक्लियाई भी बन सकते हैं। कैसे देखो, जैसे
इसमें नहीं दे रखा। और भी बन सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, मैं बता देता हूँ, वो एलिमेंट्स तो मुझे याद नहीं होंगे। जैसे कोई एलिमेंट्स है ये, उसका एटॉमिक जो है नंबर क्या हो सकता है, ये एटॉमिक मास नंबर 145, और दूसरे एलिमेंट जो है उसका कितना हो सकता है, ये एटॉमिक मास नंबर 90, और फिर उसमें साथ में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे वह एक ही निकलेगा, एक ही न्यूट्रॉन निकलेगा। क्योंकि देखो इनका जब हम एडिशन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 235 और 136, हाँ, तो ये आ जाएगा। तो ये भी हो सकते हैं, ये अननोन है, मुझे अभी इनका जो है याद नहीं है, और भी हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है, समझे आप ये बात। तो अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे उनमें, वो आगे देख लेंगे अगर आएगा तो। एनर्जी लिबरेटेड इन फ्यूजन, फ्यूजन में कैसे एनर्जी निकलती है। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो कोई है ना, जिसमें 240 इसका क्या एटॉमिक मास नंबर है, तो इसमें क्या है, एक बाई बनेगा, एक जेड, तो 120 के बन गए 2, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एक्स की बाइंडिंग एनर्जी इसकी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, गुना 240, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी ये 240 का टोटल न्यूक्लियॉन्स है, हर न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी, तो इससे पूरे न्यूक्लियॉन्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, मतलब ये एक न्यूक्लियॉन्स की बाइंड होने की एनर्जी तो है 7.6, तो उसमें ऐसे ही कितने 240 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1824 आ जाएगा, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो बाई प्लस जेड की हुई है वो कितनी है, वो भी सेम 8.5 निकलेगी, क्योंकि इसकी और इसकी जो अलग से जो बाइंडिंग एनर्जी है वह क्या है, स्टेबल है, स्टेबल होंगे तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल की कितनी होगी 7.6, स्टेबल होने के लिए तो जा रहे हैं, जो फ्यूजन हो रहा है तो स्टेबल की कितनी होती है 8.5, तो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये टोटल न्यूक्लियंस तो वो ही हैं 240, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आई, हमारी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा आई, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनर्जी खान लिबरेट हो गई, तो एनर्जी इज इक्वल टू ई प्रोडक्ट की जो एनर्जी है माइनस ई रिएक्टेंट की, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ज़्यादा है, किसमें फ्यूजन होने पर इतनी एनर्जी निकली है, समझे या नहीं समझे। मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, ये रही प्रोडक्ट की एनर्जी, सॉरी ये रही प्रोडक्ट की एनर्जी, जो प्रोडक्ट बना है फ्यूजन, ये साथ में एनर्जी भी निकलती है ना फ्यूजन, और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो कितना डिफरेंस आया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, तो ये लिबरेट होती है एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में। तभी तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या करवाते हैं, टरबाइन जो है स्टीम के जरिए टरबाइन चलवाते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। 1 न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 गिव्स अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑन फ्यूजन, ठीक है। एक न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने होते हैं, यही तो होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। चेन न्यूक्लियर रिएक्शन है ये, एक बार देख लेते हैं। एक न्यूट्रॉन हमने डाला यूरेनियम पर, यूरेनियम 235, तो इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद देखो फ्यूजन होगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं नेक्स्ट जो न्यूक्लियाई है उन पर पड़ेंगे, तो वह जो न्यूक्लियाई है फिर से वह 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, फिर ये 3 है, फिर और न्यूक्लियाई इस पर पड़ेंगे 3 पर, ऐसे ऐसे करके ये देखो चेन रिएक्शन हो गई, फिर एक साथ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। फर्स्ट में तो क्या निकलेगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम न्यूक्लियाई को स्ट्राइक करेंगे, तो 3 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये 3 जो हैं वो कितने को करेंगे 9 जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, फिर ये जो 9 है 9 वो कितने को करेंगे 27, फिर 81, ऐसे इस स्क्वायर में होता जाएगा ये, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। मास डिसअपियर पर फ्यूजन, तो पर फ्यूजन में कितना मास डिसअपियर होगा 0.23 मेगा AMU, समझ रहे कितना कम मास है 0.23 AMU, यानी कि जैसे यूरेनियम से बेरियम और जो क्रिप्टॉन बन रहा है, इनका जब हम मास अगर काउंट करेंगे, यानी कि जो मास है लगभग कितना है
कितना वो हो रहा है, डिसअपियर एनर्जी की फॉर्म में निकल रहा है, तो वह है 0.23 AMU एक फ्यूजन में। तो परसेंटेज मास डिसअपियर कितना होगा, 1%, क्योंकि टोटल जो एनर्जी निकल रही है 200 के लगभग निकल रही है, ठीक है। तो 1% के लगभग मास जो है डिसअपियर होता है, 0.1। टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन दो प्रकार के, अनकंट्रोल्ड होती है और एक कंट्रोल होती है। अनकंट्रोल अभी हमने देख ली, एनर्जी की मल्टीप्लाइंग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन इन माइक्रो सेकेंड्स में। 50 किलो यूरेनियम जो है कैन लिबरेट 10⁻15 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एक होती है कंट्रोल्ड रिएक्शन, जो हम जिनसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं। उसमें क्या है, यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन दिया जाता है, फिर जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं वो फ्यूजन के बाद, उनको 2 जो है ये जो कंट्रोलर है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये रॉड होती हैं ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम, हॉफनियम वगैरह की, है ना। फिर दोबारा से अभी एक न्यूट्रॉन इस पर स्ट्राइक किया, इससे फिर से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे 3, लेकिन फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे यहाँ। ऐसी ये कंट्रोल रिएक्शन होगी, एक साथ नहीं होगी। ओनली 1 आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स इज अलाउड टू कॉज फर्दर फ्यूजन। 1 फ्यूजन कॉज एग्जैक्टली 1 फ्यूजन इन नेक्स्ट जनरेशन। रेट क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये अनकंट्रोल्ड जो चेन रिएक्शन है एटॉमिक बॉम्ब में होती है, ठीक है। डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन एंड मॉडरेटर, जो चेन रिएक्शंस होती हैं कंट्रोल वाली उसकी देखते हैं, और अनकंट्रोल वाली। पुअर कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल 235 यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम इज 99.3%, ठीक है। तो नेचुरल जो इंडिया है वह नेचुरल यूरेनियम लेता है, जो क्या है 238 वाला है एटॉमिक नंबर उसमें आइसोटोप्स, और उसमें 0.7% ही क्या है यूरेनियम 235 लेता है, जो मॉडरेटर का काम करता है। नीड टू स्लो न्यूट्रियन, मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन जो है उनको स्लो कर देता है। फ्यूजन रिक्वायर्ड थर्मल न्यूट्रॉन्स, जिसकी एनर्जी कितनी होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट रिलीज न्यूट्रॉन आर फास्ट न्यूट्रॉन की कितनी होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। सॉल्यूशन क्या है, मॉडरेटर लगा देंगे तो न्यूट्रॉन जो है स्लो हो जाएगा। सब्सटेंस यूज टू स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कौन कौन से हैं, वाटर, हैवी वाटर, DTO और ग्रेफाइट। ये क्या है, ये वो सब्सटेंस है जिनसे जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। फास्ट न्यूट्रॉन मॉडरेटर के पास जाएगा तो वह स्लो हो जाएगा, थर्मल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होकर के, और फिर वह धीरे धीरे रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूजन, कंट्रोल रोड होती है उसके अंदर। मेड ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जैसे बोरोन, कैडमियम, हॉफनियम। ये क्या है, ये जो रॉड है ये क्या करती हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता है। मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वह K है। ये क्या है, K क्या है, नंबर ऑफ फ्यूजन इन प्रेजेंट जनरेशन अपन नंबर ऑफ फ्यूजन इन प्रीवियस जनरेशन। ये क्या K फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। न्यूट्रॉन सोर्स है, यहाँ से न्यूट्रॉन्स आए, और ये जो रॉड है कंट्रोल रॉड है ये एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। मैक्सिमम को एक ही न्यूट्रॉन्स जाने देती है। कंट्रोल रॉड है, ये किसकी बनी हुई थी, बोरोन, कैडमियम, हॉफनियम की। K1 रेट इज कांस्टेंट, क्रिटिकल है। K इज ग्रेटर देन 1 रेट इंक्रीज होगी, सुपर क्रिटिकल, एक्सप्लोजन हो जाएगा। K लेस देन 1 तो सब क्रिटिकल है, स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। ये K की वैल्यू है। K की अगर वैल्यू 1 रहती है तो मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन में जो फ्यूजन हो रहा है और प्रीवियस जनरेशन फ्यूजन हो रहा है वो इक्वल है, तो रेट कांस्टेंट रहेगी, है ना। और अगर प्रेजेंट जनरेशन में फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, पहले फ्यूजन स्टार्ट हुए 1 2 3, लेकिन बाद में कितने हो गए, ज़्यादा हो गए फ्यूजन, तो रेट बढ़ गई, तो ये क्या सुपर क्रिटिकल है, एक्सप्लोजन हो जाएगा। और अगर स्टार्टिंग में हमने जो फ्यूजन है 1 2 हुए और लास्ट में प्रेजेंट में फ्यूजन 1 2 से भी मतलब 10 फ्यूजन हो रहे हैं स्टार्टिंग में, है ना, और बाद में फ्यूजन जो हो रहे हैं 2 3 इतने हो रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर कंस्ट्रक्शन है, तो ये जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो कैसे बनता है, ये कंक्रीट की जो है ये वॉल होती है, ठीक है। लगभग 1 मीटर की होती है ये, ताकि रेडिएशन नहीं जाए बीच में इसमें। और ये क्या फ्यूल रॉड है,
फ्यूल रॉड, ये फ्यूल रॉड है, इसमें क्या यूरेनियम होता है 235 है ना, और 238 है ना, और कंट्रोल रॉड्स होती हैं, ठीक है, इसके बीच में ये यूरेनियम के बीच में कंट्रोल रॉड्स होती हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल रॉड इससे बना देता हूँ, जैसे ये कंट्रोल रॉड है, ये ग्रीन वाली ऐसी कंट्रोल रॉड है ना, बीच बीच में जो क्या है, जो क्या करती हैं, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करती हैं। और मॉडरेटर भी होता है बीच में, जैसे हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट वगैरह, वो क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं किसको, न्यूट्रॉन को, है ना। और ये जो फ्यूल रॉड है, इनके ऊपर भी क्या प्रोटेक्टर लगी रहते हैं, प्रोटेक्टर अगर रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाती है तो इनके ऊपर से ऐसे इनको ढक देते हैं तुरंत, तो उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर इसमें क्या है, एक कूलेंट लूप है जो ऐसे चलता रहता है उसमें से, ठीक है, ये ऐसे जाता है और ये ऐसे, ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसमें गलत बना दिया है, ये ऐसे इसमें जोड़ेगा, ऐसे इसमें, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है। और ये जो पानी है ये ऐसे जाता है, ठीक है। ये कूलेंट है, कूलेंट लूप है, ये इससे बहुत ज़्यादा हीट आती है, हीट आकर के इसके अंदर ये जो हीट है ये एक्सचेंज हो जाती है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ रहता है, पानी है इसके अंदर, वो हीट होकर के बॉयल होकर के स्टीम बनाता है, और ये जो स्टीम जाती है टरबाइन पर पड़ती है, टरबाइन उससे जो है रोटेट करता है और उससे इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। ये फिर कंडेंसर है, यहाँ से कंडेंसर है, मतलब वाटर को यहाँ से कूल किया जाता है, ये कंडेंसर लगा हुआ रहता है, वाटर थोड़ा सा ठंडा होकर के फिर से यहाँ आता है, फिर से यहाँ गर्म होता है, ऐसे स्टीम बन जाती है। और ये कूलेंट है, ये ऐसे चलता रहता है। इस कूलेंट के अंदर क्या सोडियम और वाटर होता है, ये जो सीलिंग है कंक्रीट की बनी हुई होती है, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है ना। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है अपना। ए प्रोसेस इन विच 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, एक हैवियर न्यूक्लियस बनाएंगे, अलॉन्ग विथ साइमल्टेनियसली रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन अगर कनेक्ट होंगे तो क्या बनेंगे, हैवी ड्यूटेरियम बनाएंगे, हाइड्रोजन मिलकर, प्रोटॉन है ना, नहीं ये हीलियम बनाएंगे यार, यहाँ पर भी तो एक होता है ना, ये 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन है, तो ये क्या बनाएंगे, ये यहाँ क्या हो जाएगा 4, ये 2 यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, तो ये क्या बनेगा 2 बनेगा क्या, या 2 जो ड्यूटेरियम है हैवी हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएगा, हैवी हाइड्रोजन मिलकर, ये जो है हैवी हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही से नहीं लिखी हुई इक्वेशन, ठीक है। द प्रॉब्लम कूलम्ब बैरियर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रॉब्लम है फ्यूज़न में, फ्यूजन हम करवाते हैं तो बीच में क्या आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो 10⁻⁻15 मीटर पर ही वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हम न्यूक्लियस जो है वो दूर दूर हैं तो उनको पास लाएंगे, तो उससे पहले तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फ्यूज़न में। तो 2 न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू फ्यूज, दे मस्ट गेट क्लोज 10⁻⁻14 मीटर, तो ये कम से कम 10⁻⁻14 मीटर के करीब लेकर आएंगे ना, तब जैसे ये 2 न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियॉन्स हैं, इनको फ्यूज करवाना है, तो ये कब फ्यूज होंगे, ये प्रोटॉन है, कब फ्यूज होंगे, अगर ये दूर हैं 10⁻⁻14 से दूर हैं इनके बीच की दूरी, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। अब जैसे इनको इतना पास ले आएंगे, कितना पास कि अब इनके बीच की दूरी 10⁻⁻14 है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इनका क्या, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब ये कनेक्ट हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा हमको, कितना 3 × 10⁻⁹ केल्विन अगर टेम्परेचर दें, उस टेम्परेचर पर वाइब्रेट करवाएं
उन न्यूक्लियस को जो हमें क्या करवाने, कंबाइन करवाने, फ्यूज करवाने, तो रिक्वायर्ड गिव ए हाई काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैटर एग्जिस्ट एज प्लाज्मा फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करेगा अगर इतना टेम्परेचर देंगे, ये सन से भी ज़्यादा टेम्परेचर, सन के अप्रोक्स है, तब जा कर के वो जैसे बाइंड होंगे। तो मान लेते हमने 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं, है ना, उनको अगर हम पास लेकर के आएंगे तो उनको पास लेकर के आने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 10⁻⁹ केल्विन। तो इतनी हीट देंगे हम, तब जा कर के ये पास आएंगे, और पास आने के बाद ये बहुत बड़े अमाउंट में हीट निकालेंगे फिर। तो इनको पास लाने के लिए पहले हीट देनी पड़ेगी, लेकिन हीट देने के बाद ये बहुत बड़े अमाउंट में क्या निकालेंगे, हीट निकालेंगे। फिर तो इनकी जो आसपास के जो भी सारे न्यूक्लियस हैं वो ऑटोमेटिकली फिर उनमें क्या है, फ्यूज़न की एक रिएक्शन चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, फिर सारे के सारे एनर्जी निकालने लग जाएंगे। लेकिन उसे स्टार्ट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, समझे, फ्यूज़न को। तो फ्यूजन इन स्टार्स और सन में होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, है ना, हीलियम बन गया। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो क्या है, ये दोनों जो प्रोटॉन हैं इनसे क्या है हैवी जो ड्यूटेरियम है वह बनता है, फिर कुछ प्लस ई निकल के जाता है, फिर न्यूट्रिनो और इतनी एनर्जी निकलती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर हीलियम बनता है, गामा रेज निकलती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना सन का, ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। सन के अंदर होती है ये रिएक्शंस और उनके अंदर होती है, तो ऐसे एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, छोटे मिलते हैं। फाइनल नेट रिएक्शन क्या है, ये है 4 ये हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाते हैं और उसमें 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये सन और स्टार्स में होता है फ्यूज़न। फ्यूजन क्या होता है वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे चैप्टर तो ख़त्म होता है। फ्यूजन हमने समझ लिया, छोटा सा ये फ्यूजन में सीधी सी बात है, छोटे जो न्यूक्लियस है वो कंबाइन होकर के बड़ा बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियस, उसमें बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी निकलती है। जैसे सन के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन जो है कंबाइन होती रहती है और हीलियम बनती रहती है, उसी के कारण बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी निकलती है। और आपको पता है एटम बॉम्ब जो है उसमें कितनी हाइड्रोजन जो बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो सबसे ताकतवर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या करते हैं, फ्यूज़न होता है, और एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, फिजन होता है। लेकिन हमें अगर हाइड्रोजन बॉम्ब चलाना, उसके लिए हमें एटॉमिक बॉम्ब की आवश्यकता है, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब से लगभग 10⁻⁷ to 10⁻⁹ केल्विन की एनर्जी हीट निकलती है, जो हीट इसे हाइड्रोजन बॉम्ब को देगी। फिर उसके बाद इसमें फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा, फिर वह नहीं रोकेगा, वह बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा, समझे, ठीक है। तो थैंक यू।